चलिए, तो अब हम कल देखो हमने देखा है किसका, बंगाल विभाजन, जिनका पहला क्लास है भैया मैं मॉडर्न ही बस अभी किया हूं, ये मत सोच के भाग जाना कि ये आधुनिक आने वाला है और हम आजादी की लड़ाई में साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, बंगाल विभाजन। हमने देखा था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो कब हुआ था ठीक है 16 अक्टूबर 1905, ठीक देखे थे। बंगाल विभाजन किसने किया ये भी हमने देख लिया, लॉर्ड कर्जन। कौन थे आपका, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का कारण क्या था ये भी हमने देख लिया, एक कारण था प्रशासनिक कारण जो लॉर्ड कर्जन ने बताया था, और एक कारण था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो कि भारतीयों और कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हमने देखा आपका बंगाल को दो भागों में बांटा, तो हमने क्या देखा, मानचित्र, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका। पश्चिम बंगाल के गवर्नर एंड्रू फ्रेजर और पूर्वी बंगाल के गवर्नर है ब्रूमफील्ड, याद आ रहा है, ठीक। उसके बाद बंगाल विभाजन के बारे में जो प्रक्रिया थी, घोषणा, वो हमने देखा, घोषणा कब हुआ, 20 जुलाई 1905। एक्चुअल जो घोषणा हुआ, अनाउंसमेंट कब हुआ है, 20 जुलाई 1905। फिर उसके बाद हमने इसका विरोध किया और हमने क्या चलाया, आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को हमने क्या चलाया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बहुत दिन बाद कौन अपना प्रतिक्रिया दिए, कांग्रेस, और इन्होंने 1905 में अपना क्या किया, अधिवेशन किया, और यहाँ अध्यक्ष कौन बने, गोपाल कृष्ण गोखले, और यहाँ पर इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का सपोर्ट किया। लेकिन इन्होंने कहा कि बंगाल का मुद्दा है, बंगाल तक ही रहने देते हैं, जो भी आंदोलन चलाना है बंगाल में चलाते हैं, भारत के बाहर इस आंदोलन का प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन गरम दल वाले माने क्या, नहीं, और ये आंदोलन को कहां ले गए, भारत के बाहर। तो उग्रवादियों की प्रतिक्रिया देखे, जिसमें चिदम्बरम पिल्लई मद्रास से, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक बेटी केतकर, दिल्ली से हैदर रजा खां, यूपी और आपके पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, और बंगाल से थे अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, और चूंकि बंगाल का मुद्दा इसलिए अन्य बंगाल के नेता। यहां तक आप पढ़े हो, अच्छा टीवी सीरियल चालू होता है होते ना, अब तक आपने देखा, हाँ, तो वैसे टाइप का जो है आप इसको याद रखना। जिनका भी क्लास छूटा होगा बेटा, मैं वीडियो भेजता हूँ आपके ग्रुप में, आता होगा, आता है यूट्यूब का वीडियो जी, आता है ना, उसमें वीडियो डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जिनको नहीं वीडियो मिला है वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करे, मैं उनको वीडियो और लिंक भेज दूंगा। जिनको वीडियो ये चीज ये जितना पढ़े हो ना उसको देखना है, तो वीडियो आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर वीडियो सेंड करेगा, मैं सेंड कर दूं, क्लियर है। आप देखिए, कल मैंने बताया था कि इन सबके बावजूद भी अब हमें यह देखना है कि बंगाल की जनता का प्रतिक्रिया क्या है, ठीक है, बंगाल की जनता क्या सोचती है, इस पर हमको देखना है कि बंगाल की जनता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये भारत का कैसा आंदोलन है, भारत का पहला क्या है जी, जन आंदोलन। तो भारत का पहला पब्लिक मूवमेंट या पहला जन आंदोलन कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन, जो 7 अगस्त कब हुआ है, 1905 को, क्लियर है। अब देखिए बंगाल में क्या क्या प्रतिक्रिया है, तो देखिए बंगाल में सबसे पहला याद रखना है, सबसे पहला रट डालना है, सबसे पहला याद रखना है स्वदेश बांधव समिति। क्या याद रखना है, स्वदेश बांधव समिति, इंग्लिश में स्वदेश बांधव कमिटी। क्या रखना है, स्वदेश बांधव कमिटी, याद रखना है, समझ आ रहा है, समझना, धीरे धीरे समझ में आएगा। बंगाल के लोगों ने यह कहा कि ठीक है हमको बाकी जगह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों को इस आंदोलन में जोड़ना है, समझ आ रहा है ना। तो स्वदेश बांधव समिति कौन बनाया था, अश्वनी कुमार दत्त। कई बार पूछा गया प्रश्न है भाई, कौन बनाए थे, अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त ने क्या बनाया था, स्वदेश बांधव समिति। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या है पूछेगा, तो इसका उद्देश्य है कि पहला याद रखना, ठीक है, जो आपके स्कूल के स्टूडेंट है, छात्रों को आंदोलन में क्या करना, जोड़ना, छात्रों को आंदोलन के लिए प्रेरित करना या उसको आंदोलन में जोड़ना, प्रेरित करना, ये इनका पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य ये है कि आंदोलन में अब केवल पुरुष ही नहीं, कौन जुड़े, महिलाओं को आंदोलन में, ठीक है, आंदोलन में, ठीक है, भाग लेने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि उनका पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। इस प्रकार स्वदेश बांधव समिति के बारे में आपको याद रखना है कि ये कब बन रहा है, लागू होने के बाद। ये कब की घटना बता रहे हैं, 16 अक्टूबर 1905 के बाद जो है बंगाल के जनता का क्या रिएक्शन रहा। तो इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, कुछ बड़े बड़े नेता रहेंगे, तो सबसे पहले सामने कौन आ रहा है, अश्वनी कुमार दत्त। वो बोल रहे हैं कि जितना बड़ा आंदोलन होगा, जितना ज्यादा लोगों की संख्या होगी, उतना ही ज्यादा आंदोलन क्या होगा, मजबूत होगा। तो अब देखो भाई, पुरुष तो हमेशा कूद पड़ेंगे आंदोलन में, लेकिन अगर वही आंदोलन में महिला भी दिख रहे हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं, तो पूरा ऐसा लगता है कि बंगाल की पूरी जनता इस आंदोलन में क्या ले रही है, भाग ले रही है। और आंदोलन कैसा दिखने लगता है, बड़ा। इसलिए स्वदेश बांधव कमेटी बनाकर, स्वदेश बांधव समिति बनाकर अश्वनी कुमार दत्त ने आंदोलन को संचालित करने का क्या किया, प्रयास किया। तो आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछेगा, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कौन से आंदोलन के तहत की गई थी, तो याद रखना आपको बताया स्वदेशी आंदोलन, जो कब से चल रहा है, 7 अगस्त 1905 से अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है। और अश्वनी कुमार स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया है, अश्वनी कुमार दत्त। और लास्ट में
में जब आप बड़े एग्जाम देंगे तो पूछेगा इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव में दो लोगों को आंदोलन में क्या करना, जोड़ना है। पहला छात्र और दूसरा महिलाएं। अब देखो बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन पीएससी वाले, क्या 7 अगस्त 1905 के हुए आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? वाह नोनी लोग, इसे फंसो के बोल रहा हूं भाई। मैं क्वेश्चन क्या बोला, 7 अगस्त 1905 के हुए स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। हड़बड़ा गया ना, एग्जाम में भी यही होता है। अरे हुआ था, ये बनाए हैं जी स्वदेश माधव समिति, इसीलिए तो बनाए हैं कि महिला भी क्या करे, जुड़े। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये भले बनाए इस घटना के बाद है, लेकिन आंदोलन को मैंने एक टॉपिक लिखा था लास्ट में, समाप्ति, अभी समाप्ति हुआ है। ये 1911 तक चलेगा। आप नहीं समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? आंदोलन कब तक चलेगा? 1911। हालांकि इसका प्रभाव 7-8 में कम हो जाएगा, एकदम ना के बराबर, लेकिन बंगाल विभाजन कब समाप्त होगा? 11 में पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल को फिर से क्या करेंगे, एक 1911 में। और वो भी क्यों करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, समझ में आ रहा है? तो ये चलेगा जी अभी पूरा आंदोलन अभी, इसलिए महिलाओं ने भाग लिया था, छात्रों ने भाग लिया था, तभी तो महत्व है स्वदेश। अगर मान लो महिलाओं ने भाग नहीं लिया होता, छात्रों ने भाग नहीं लिया होता, तो फोकट में इसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता। अरे किया है, मेहनत बनाया है, तभी तो भाग हुआ है ना। तो ये याद रखना। दूसरा याद रखना है, दूसरा देखो हम कौन सा आंदोलन चला रहे हैं, स्वदेशी का मतलब क्या होता है, अपने देश से बने वस्तुओं का उपयोग करना, समझ में आ रहा है, और विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट करना। तो एक चीज बताओ, देश में ना कोई फैक्ट्री है ना कोई मशीन है, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं आज अगर आपको बोल रहा हूं कि विदेशी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो नहाने के लिए आपको देसी वाला साबुन तो बनाना पड़ेगा ना, कि आदमी जाके कहीं लौट जाएगा कीचड़ में, मिट्टी हमारी मातृभूमि है, ये लोग गटर में जय हिंद करके। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आपको कुछ तो चाहिए, ठीक। और हर कोई पतंजलि में तो नहीं नहाओगे, समझ में आ रहा है? तो देखो पतंजलि जो प्रोडक्ट उसी पर तो बेच देंगे, क्या है वो, स्वदेशी। तो अब यहां पर आपके एक फैक्ट्री बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? फैक्ट्री, जिसको कहा जाता है बंगाल केमिकल फैक्ट्री। क्या नाम था फैक्ट्री का? बंगाल केमिकल फैक्ट्री। एक्चुअल में बंगाल केमिकल फैक्ट्री जो है वो बनाया गया था पीसी राय के द्वारा। किसके द्वारा? पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। पूरा नाम क्या है? प्रफुल्ल चंद्र राय। इस आंदोलन में बंगाल के इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इन्होंने अपने बंगाल के केमिकल फैक्ट्री को क्या सामान बनाने के लिए दे दिया जी? स्वदेशी वस्तु बनाने के लिए। जितने भी आपके इंडियन जो भी आपके वस्तु है, सामान है, तो स्वदेशी वस्तु बनाने के लिए इन्होंने अपने फैक्ट्री को क्या किया? समर्पित कर दिया। इसलिए इसका नाम इतिहास में क्या हो गया? दर्ज हो गया। इनका जो फैक्ट्री था पहले से बना हुआ था, लेकिन जैसे ही आपका स्वदेशी बाइकआउट आया, इन्होंने कहा आप लोग निश्चिंत रहिए, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको तकलीफ पड़ी नहीं है। मेरी फैक्ट्री में आज से स्वदेशी आपका सामान क्या होगा? बनेगा, और यहीं से जितने भी आपका भारतीय वस्तु है वो बनना क्या होगा? शुरू होगा। तभी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा ना भाई। जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगे तब तक नहीं होगा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसके फैक्ट्री में, किस व्यक्ति के फैक्ट्री में स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण होता था? तो क्या लगाओगे? प्रफुल्ल चंद्र राय या पीसी राय। एक बात ये हो गया। तीसरा बात याद रखोगे, अंग्रेज हमें हमेशा हमारे कल्चर के नाम पर टोकते थे, हमेशा नीचा दिखाते थे कि भारतीय लोग अनसिविलाइज्ड हैं, इनको सिविलाइज्ड बनाने वाले हम हैं। कपड़ा पहनने का मैनर नहीं था, हमने इनको कपड़ा पहनना सिखाया। इनको भाषा बात करने नहीं आती थी, हमने इसको खाना तरीका, बैठना, शिक्षा, हर चीज किसने सिखाया? अंग्रेजों ने। ऐसा कौन लोग कहते थे? अंग्रेजों ने। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि ये मत भूलो कि जब विश्व में सभ्यता नहीं आई थी तब भारत में सिंधु घाटी पनपी थी। समझ में आ रहा है? जब भारत में पूरे विश्व में कोई धर्म नहीं आया था तब वेद लिख दिए गए थे, सनातन धर्म की शुरुआत हुई थी। ऐसा कौन लोग कह रहे हैं? भारतीय। और इसलिए भारत की संस्कृति, ठीक है। तीसरा आपको पूछेगा भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति या भारत के पुरातत्व, आर्कोलॉजी चीजों को, जितने भी आर्कोलॉजिकल चीजें हैं, पुरातत्व को, ठीक है, आपका डिस्कवर करने में, खोजने में किसका अहम भूमिका रहा है? जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों के सामने क्या किया? रखा। तुम लोग को बहुत इंग्लिश आता है, ये देख हमारा संस्कृत का ग्रंथ भी तुम्हारे इंग्लिश से कहीं लाख गुना क्या है? बढ़िया है। और भारतीय संस्कृति को इस समय, संस्कृति से क्या होता है बेटा? लोगों को मोटिवेट करते हैं। अरे तुम लोग अंग्रेजों को सब चीज दिए हैं करके आंदोलन नहीं करेंगे, क्यों डरते हो? हमारी संस्कृति उससे कहीं ज्यादा क्या है? ऊपर है। मत डरो, हमने दुनिया को जीरो दिया है, अंग्रेजों ने हमको कुछ नहीं दिया, उन्होंने केवल हमको क्या किया है? लूटा है। जो सिद्धांत न्यूटन ने आपके कई साल बाद बताया, उसे गुप्त के समय ब्रह्मगुप्त ने दे दिया था, गुरुत्वाकर्षण का मान। समझ में आ रहा है? सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण क्या होता है, सब पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था। बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े शास्त्र पहले से बीमारियों का इलाज लिखा गया है। काहे लोगों के पीछे पड़े हो? ऐसा समझाने वाले कौन थे? तो अवनींद्र नाथ टैगोर। कौन थे आपका? अवनींद्र नाथ टैगोर। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि किसने भारतीय संस्कृति को लाकर लोगों को मोटिवेट करने में अहम रोल निभाई, अहम भूमिका निभाई? क्या लिखोगे? अवनींद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को अंग्रेजों के सामने रखा और कहा कि तुम पढ़ो, अब तुम्हारी किताब को हम नहीं, तुम हमारे किताब को क्या करो? पढ़ो। और कला और आपके ज्यादा लोग इसमें भाग ले सके, एक मिनट, ज्यादा लोग इसमें भाग ले सके, इसलिए याद रखेंगे बेटा, इन्होंने एक आपका संस्था बनाया। क्या बनाया? संस्था, ठीक। और संस्था का नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट। क्या नाम
था? इंडियन सोसाइटी, क्या था आपका? ऑफ आर्ट। तो याद रखेंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना जो है किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कौन से आंदोलन? बंगाल विभाजन के समय चल रहा स्वदेशी आंदोलन। और इस सोसाइटी में क्या कहा? इसमें आपका छात्रों को पढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? छात्रों को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षा दी जाएगी, इंडियन कल्चर के बारे में एजुकेट किया जाएगा। तो छात्रों को भारतीय संस्कृति के बारे में क्या दिया जाएगा? शिक्षा दिया जाएगा। किसमें शिक्षा दिया जाएगा? इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट में। और यहां पर यह भी कहा गया था कि जो भी बच्चे भारतीय संस्कृति को ढूंढने में सबसे ज्यादा प्रयास करेगा उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? छात्रवृत्ति। तो ये स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है। और इसीलिए एक बार व्यापम के क्वेश्चन में पूछ दिया था कि 1905 के तहत जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें जो स्वदेशी मूवमेंट के समय इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट बनाया गया था, तो उसमें कौन सा छात्र का नाम बताइए जिन्होंने इसको सबसे पहली बार क्या मिला था? स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप लेने वाले पहले व्यक्ति हैं नंदलाल बोस। कौन है बेटा? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी रुचि दिखाई और इन्होंने बहुत सारी चीजों को आपका ढूंढने में क्या किया? सहायता। और इसलिए इंडियन आर्ट ऑफ सोसाइटी के तहत, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के तहत इनको क्या दिया गया था? प्रथम छात्रवृत्ति। तो लोगों का नाम याद रखो ना, बाकी को छोड़ो। पहला अश्वनी कुमार दत्त, स्वदेश बांधव समिति। उद्देश्य को छोड़ो, बाद में समझ आ जाएगा। दूसरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या नाम है? प्रफुल्ल चंद्र राय, केमिकल फैक्ट्री। तीसरा नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है आपका? अवनींद्रनाथ टैगोर, इंडियन आर्ट कल्चर को सामने रखने वाला व्यक्ति। और प्रथम छात्रवृत्ति लेने वाला, स्कॉलरशिप लेने वाला कौन है? नंदलाल बोस। कौन है आपका? नंदलाल बोस। ठीक, तो ये आपका हो गया। अगला आप देखिए चौथे नंबर पर, कौन से आपका? चौथे। अब देखो छात्र लोग आ रहे हैं जी कहां? आंदोलन में। तो कई छात्र ऐसे थे जो अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, अंग्रेजों का बाइकआउट कर दिया। भाई यहाँ पर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा है ना। स्वदेशी का मतलब है अपने देश की चीजों को अपनाना, और क्या करना? बाइकआउट। तो याद रखना आंदोलन का पूरा नाम क्या है? स्वदेशी एवं बहिष्कार, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। तो बाइकआउट के तो छात्र जितने लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उन सब का क्या कर दिए? बाइकआउट कर दिए। अब उन लोग तो आएंगे ना जी, उन लोग पढ़ने के लिए आएंगे, और इसीलिए उनको पढ़ाने के लिए सबसे पहले चूंकि बंगाल के छात्र भाग लेंगे, इसलिए बंगाल नेशनल कॉलेज क्या बनाया गया? बंगाल नेशनल कॉलेज। तो याद रखेंगे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका किया गया था 14 अगस्त। कब किया गया था? 14 अगस्त 1906। याद रहेगा, ये आंदोलन चल रहा है ना जी। अब कॉलेज एक दिन में बन जाएगा क्या? अब 5 में आंदोलन हुआ तो 5 लगा दो पूरा मिस्त्री लेबर और बना दो कॉलेज। 1 साल लगा होगा कॉलेज बनने में, इसलिए डेट क्या हो गया? चेंज। आंदोलन तो भी चल ही रहा है। तो याद रखना बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 14 अगस्त 1906। तुरंत कम से कम पहले बच्चा क्या हो? आए, और जिनका पढ़ाई जो है कर रहे थे वो बर्बाद ना हो, और अंग्रेज लोग छात्रों पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना डाल सके या उनको गुमराह ना कर सके। और याद रखना पूछा जाता है बंगाल नेशनल कॉलेज जब बनाया गया था तो इसके पहले प्रिंसिपल या प्राचार्य कौन थे? तो देखो कौन बैठे थे? अरविंद घोष। लात्र में पढ़ाता हूं, कौन ठोकबाज कह सकते? कौन बैठे थे आपका? अरविंद घोष। गरम दल के क्या थे जी? नेता। अरविंद घोष स्वयं क्या बन गए? प्राचार्य। ऐसा होना चाहिए, पढ़ाने को इन्हें मैं ही प्राचार्य हूं बोलते, बच्चे क्या करें? पढ़ने आ गए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखना कि आपका ये भी सवाल पूछेगा कि बंगाल नेशनल कॉलेज जो है, या इसी को शॉर्ट में लिखते हैं कि आपका बीएनसी, बंगाल नेशनल कॉलेज जो है 1906 में बना था 14 अगस्त को, और इसके प्राचार्य कौन थे? अरविंद घोष। इसके बाद यह कहा गया कि अभी काम चलाने के लिए एक कॉलेज बन गया है, जो छात्र आंदोलन में स्कूल कॉलेज छोड़कर भाग ले रहे हैं वो यहाँ आकर पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलेज में आपका विकास हो पाएगा, हमें शिक्षक को और क्या करना पड़ेगा? बेहतर करना पड़ेगा। और इसीलिए याद रखेंगे इसी समय आपका 1906 में बनाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई जी? 1906 में। और ये जो आपका नेशनल एजुकेशन काउंसिल, क्या है आपका? नेशनल एजुकेशन काउंसिल या एनईसी जो काम करेगी, अब इसका काम यह रहेगा कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्थानों पर भी स्कूल और कॉलेजों का निर्माण करें और एक फंड क्या करें? प्रोवाइड करें। अब ये बन गया कॉलेज काम चलाने के लिए। अब ये आगे कहां-कहां और कॉलेज बनाना है, कौन-कौन से सब्जेक्ट का बनाना है, अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये काउंसिल मिलकर तय करेगी, मीटिंग करेगी। इसलिए सीधा सवाल पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1906। क्योंकि देखो ना बेटा, अक्टूबर में तो बंगाल विभाजन हुआ है, 5 तो ऐसे ही निकल गया, नवंबर और दिसंबर, और कांग्रेस का भी दिसंबर पढ़ लिए हो, तो अब जो भी आएगा कहां आएगा? 6 में आएगा। समझ आ रहे ना? इसलिए डेट के नाम से कंफ्यूजन नहीं होना। और ये जो आपके इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के जो प्रमुख व्यक्ति थे, हेड थे, उसका नाम पूछा जाता है और उसका नाम है सदगुरु बनर्जी। कौन थे आपका? सदगुरु। एदे चटर्जी, घोष, बोस सब यही तो रहेंगे बंगाल में, हो तो दूसरा थोड़ी रहेंगे। ठीक है? तो याद रखना सदगुरु बनर्जी जो थे वो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के क्या बने थे? प्रमुख बने थे। क्या बने थे? प्रमुख। इसके अलावा एक बात और याद रखना, 6वां नंबर में छात्रों को, इसको छात्रों को जोड़ने के लिए, छात्रों को आंदोलन में जोड़ने के लिए बनाया गया था डॉन सोसाइटी। क्या सोसाइटी? डॉन। हम लोग कौन है? डॉन है। ऐसा याद रखना, यह भी सवाल पूछेगा।
1906 में क्या बनाए थे? डॉन सोसाइटी। डॉन सोसाइटी यही है, छात्रों को गजब तरीके से, ये एकदम सिर्फ इसमें युवा लोग ही रहेंगे, युवा लोगों को अलग से क्या करना, प्रेरित करने के लिए क्या बनाया गया था? डॉन सोसाइटी। और इसके प्रमुख व्यक्ति कौन है ऐसा पूछेगा तो याद रखेंगे सतीश चंद्र। कौन है आपका? सतीश चंद्र जो थे वो आपका डॉन सोसाइटी के क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है, तो सतीश चंद्र जो थे उन्होंने छात्रों को जोड़ने के लिए क्या बनाया था? डॉन सोसाइटी। और इस प्रकार देखिए कि बंगाल में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है आंदोलन को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि शिक्षा में आप देखे होंगे 1901 में, कब आपका 1901 में क्या बना था? शांति निकेतन। क्या बना था? शांति निकेतन। और ये जो शांति निकेतन थी उसको कौन बनाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन बनाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। एक बात समझना बेटा, शांति निकेतन की भी अहम भूमिका रही थी। किसमें? इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। शांति निकेतन की सबसे खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान समझना, क्वेश्चन बनेगा। शांति निकेतन बना क्यों था? यह बात पहले समझो कि भारत में जब शिक्षा का विकास हो रहा था तो कुछ लोगों ने कहा पुरानी शिक्षा के आधार पर स्कूल बनना चाहिए। पुराना मतलब जा रहे हो? गुरु बैठ के ज्ञान देता था, आचार विचार व्यवहार सिखाता था, माता पिता एकदम अलग इथिक्स चलता था, आध्यात्मिक चीजें। और नए आया तो सिलेबस तैयार हुआ, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जो आपके जीवन में काम आ सके वैसा वाला शिक्षा हो गया। तो अंग्रेजी शिक्षा हावी हो गई, नया नया चीजें, और पुरानी कल्चर क्या हो गया? लोग भूल गए। आज आपको वेद का ज्ञान है क्या? नहीं, लेकिन अभी मुगलों का नाम पूछूंगा बता दोगे, समझना, ये चेंज होगा। तो एक व्यक्ति ऐसा था जो चाहते थे मस्त वो पेड़ पौधा वाला गुरुकुल वाला सिस्टम रहे, स्कूल बनाओ, मस्त छात्र बैठ के आराम से गुरुजी मस्त डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे, शांति वातावरण, मजा आ जाएगा। और एक व्यक्ति क्या बोलते हैं, कैसे बात करते, वैसे पढ़ाएंगे कोई पढ़ाई होगा? हमको प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, इतने घंटे की क्लास, सिलेबस बने, सब्जेक्ट बने, हर विषय की स्पेशल क्या हो, टीचर हो, तभी तो आदमी आगे बढ़ पाएगा। तो कुछ लोग भारतीय थे, उन्होंने ये कहा हाँ ये वाला बात सही बोल रहे हो। कुछ व्यक्ति ने कहा ये वाला बात। रविनाथ टैगोर इधर भी देखते थे, इधर भी देखते थे। और रविनाथ टैगोर का आदत जा रहे हो ना, लोगों को क्या करने का प्रयास करते हैं? जोड़ने का। उन लोग बोले तुम लोग लड़ो मत जी, तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास बोले। बोले क्या? मैं शांति निकेतन बना देता हूं। बोले कैसे? वो क्या होगा? शांति निकेतन पूरा रहेगा आश्रम जैसे, पेड़ पौधा सब चीज रहेगा, गुरुजी भी वैसी ज्ञान देंगे, लेकिन पढ़ाई सिलेबस के आधार पर होगी। तो कहा ये भी ठीक है, वातावरण बना दिया पुराने गुरुकुल पद्धति के हिसाब से। और जो शिक्षा दे रही हो किसके? नए शिक्षा, यानी किसी ने आधुनिक शिक्षा को भी इसमें मर्ज किया और पुरानी शिक्षा को भी मर्ज किया, दोनों का समावेश क्या कहलाया? शांति निकेतन। इसलिए इस बंगाल के स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन में शांति निकेतन की भी अहम योगदान रही है, जिसको कौन बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखो ये सब आपको याद रखना बेटा, ये सब बंगाल के नेताओं का प्रयास है कि आपका एक एक करके इन लोग क्या कर रहे हैं, आपका बंगाल में साथ दे रहे हैं। देखो ये जनता को जोड़ने का साथ कर रही है, ये आपका क्या कर रही है? स्वदेशी वस्तुओं को निर्माण कर रही है, ये भारतीय संस्कृति को क्या कर रही है? सामने लाकर लोगों को मोटिवेट कर रही है। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पर और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए क्या दे दिया गया? छात्रवृत्ति। यहाँ पर बच्चों को जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं वो कॉलेज, उसके लिए क्या कर दिए? बना दिए गए। यहाँ पर अलग से एजुकेशन का विस्तार हो सके इसलिए क्या बना दिया? परिषद बना दिया। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी थे वो बाद में डिमोटिवेट न होकर के क्या बना दिया? डांस सोसाइटी। और यहाँ पर क्या बना दिया था 1901 में? शांति निकेतन। ये भी उन बच्चों के लिए जो बड़े बड़े घर के लोग थे, जो केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते, उन्होंने कहा एक बार शांति निकेतन में आके देखो, तुम अंग्रेजी शिक्षा को क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। और इसलिए ऐसे बच्चों को जोड़ने के लिए किसकी भूमिका रही? शांति निकेतन। अब देखो एक बात समझना, फिर आराम से नोट करना कि जैसी शांति निकेतन बना, बंगाल नेशनल कॉलेज बना, एजुकेशन का विस्तार हुआ, अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया। युवाओं में जो पावर होता है ना वो किसी में नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो अंग्रेज डर गए, बोले कि महिला लोग तो ठीक है यार, पुरुष लोग भी ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अगर रास्ते पर निकल जाएंगे तो सब गलत हो जाएगा, तो स्टूडेंट को रोको। तो स्टूडेंट को रोकने कैसे रोकना है? एक ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? तो समझिएगा। एक अंग्रेज थे जिनको कहा गया कैसे भी करके तुम छात्रों को आंदोलन में जाने के लिए नहीं दोगे, ठीक है? तो एक आपका अंग्रेज था जिसका नाम था आपका, ठीक है, प्रोफेसर कार्लाइल। क्या नाम था आपका? प्रोफेसर कार्लाइल। ये जो प्रोफेसर कार्लाइल थे, इनको कहा गया कि आप बच्चों को क्या करो? रोको। तो इसने क्या जारी कर दिया? कार्लाइल सर्कुलर। क्या जारी कर दिया? कार्लाइल सर्कुलर। अब ये कार्लाइल सर्कुलर क्या है? तो इसमें क्या किया गया? इसमें इन्होंने आपके जितने भी कॉलेज थे, कॉलेज, इसके प्राचार्य को, जो पहले अंग्रेज लोग स्कूल बनाए थे ना, उसके प्राचार्य को, कॉलेज के प्राचार्य को क्या दिया? नोटिस दिया। क्या दिया? नोटिस। अंग्रेज लोग जो स्कूल बनाए थे, वहां जो शिक्षक लोग काम करते थे, प्रिंसिपल, उनको क्या दे रहे हैं? नोटिस। क्या बोल रहे हैं? अगर तुम्हारे कॉलेज से एक भी छात्र आंदोलन में गया तो तुम्हारी नौकरी खत्म। समझना? ये कौन बोल रहा है? कार्लाइल। तो अब ये प्रचार दिमाग क्या हो जाएगा? खराब। भाई उस समय ले दे के क्या मिलता था जी? नौकरी। और बोले कि ये जबरदस्ती है। अब इसमें जो है अंग्रेज भी थे और आपका भारतीय भी थे, और वो भारतीय में भी वो भारतीय थे जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। इन्होंने क्या किया? ये प्राचार्य ने जो है बच्चों के माता पिता को क्या दिया? नोटिस दिया। बच्चों के माता पिता को क्या दिया? नोटिस। पेरेंट्स को नोटिस भेज दिया। कौन? प्रिंसिपल। बोले कि अगर आपका बच्चा इस आंदोलन में भाग लेगा तो आज के बाद से कोई भी कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होगा, और यहां का एडमिशन क्या कर दिया जाएगा? रद्द। अब आगे देख लो, आपकी बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, एकदम इमोशनली डरा के आगे आपका बच्चे का भविष्य क्या है? खतरे में है। समझ आ रहा है? इस कारण से समझना। देखो अब कहानी को जोड़ो।
जब ऐसा नोटिस आया तो आगे चल के धीरे धीरे छात्रों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। छात्र लोग, सबको डर होगा, कल तुम्ही को बोल दिया कोई प्रिंसिपल क्या तुम्हारे घर में नोटिस आया तो तुम ही डर जाओगे। तो जब ये आपका प्रोफेसर करलाई, इसी को हम बोलते हैं आपका, इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की क्या देख रहे हैं प्रतिक्रिया, वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, पहला प्रतिक्रिया जो छात्रों को क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रोफेसर करलाइल ने क्या बनाया, करलाइल सर्कुलर। इसी के उल्टा बना एंटी करलाइल सर्कुलर। क्या बना, एंटी करलाइल सर्कुलर। और इसमें आपका एंटी करलाइल सर्कुलर बनाने वाले कौन थे, सचिंद्र प्रसाद बसु। कौन थे जी, सचिंद्र प्रसाद बसु। नाम से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सचिंद्र प्रसाद बसु ने क्या बना दिया, एंटी करलाइल सर्कुलर। ये क्या था कि जिन बच्चों का एडमिशन क्या होगा, रद्द होगा, जिन बच्चों का एडमिशन क्या होगा, रद्द होगा, उसे हम फ्री में कहां पढ़ाएंगे, बंगाल नेशनल कॉलेज में। ले अब कर रद्द, समझ में आ रहा है। तो अब बच्चों का भविष्य का चिंता क्या हो गया, खत्म। जैसे आपको बोलेगा एक कॉलेज में एडमिशन रद्द हो रहा है, वही एक नेता बोलेगा तो टेंशन मत, चल मेरे कॉलेज में फ्री पढ़ेगा, तो आपका टेंशन क्या हो गया, खत्म। और फिर से पूरा छात्र कहां आ गया, आंदोलन में। तो इसीलिए याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि करलाइल सर्कुलर के जवाब में एंटी करलाइल सर्कुलर बनाने वाले कौन थे, सचिंद्र प्रसाद बसु, जिसके तहत बच्चों को कहा गया कि अगर आपका एडमिशन रद्द होता है तो आप निश्चिंत रहो, हम आपकी शिक्षा को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तभी तो आप देख रहे हो ना, बंगाल नेशनल कॉलेज के साथ साथ क्या बन चुका है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, कि आगे चल के शिक्षा का भी विकास हो सके। समझ में आ रहा है। और इसलिए बेटा ये आंदोलन चलता रहा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, एक बात आपको हमेशा याद रखना, भारत में बहुत कम यूनिटी देखने को मिलती थी। एक समय ऐसा आता था कि भारत ना अपना आपा खो देता था, भारतीय अपना ना ईमान खो देता था, और एक समय बाद वो क्या हो जाता था, टूट जाता था। भारतीयों में ना 2 साल 3 साल तक आंदोलन करने की सहनशक्ति अभी आई नहीं थी, और यहीं पर ना उदारवादी जीत जाते हैं। हमने कहा था ना, भारतीय अभी स्ट्रांग नहीं है, और लोग तो उनके दम में तुम लड़ोगे बोलते हैं। आंदोलन चला, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, लड़ाई झगड़े में उतर गए, हिंसा पे उतर गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सोचो तो 1905 का बंगाल विभाजन कहां खत्म हो रहा है, 1911 में। इतने साल तक कोई आंदोलन कर पाएगा, कर पाओगे, हिम्मत हार जाओ। कई लोगों की जिंदगी आंदोलन कर करके खत्म हो जाएगी, बच्चे छोटे से बड़े हो जा रहे हैं, आंदोलन चलता ही रहेगा। तो यहीं पर उदारवादी अपनी बात को तर्क देते हैं, क्यों, हमने कहा था पहले इनको राजनीतिक जागरूकता लाओ, पहले इनमें वो क्षमता पैदा करो कि ये क्या कर सकता है, आंदोलन। और उग्रवादी आंदोलन करो, आंदोलन करो, अभी सीखे नहीं है भाई। 1920 में जब आंदोलन हुआ गांधी जी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में, 2 साल हुआ था कि इन लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। कहां है रिजल्ट, गांधी तो बोले थे 1 साल में स्वराज मिल जाएगा, 2 साल हो गया और नहीं, अब एकदम जी कचूल जाता है। और वही में अंग्रेज लोग ऐसे आपको कोचकेगा तो दिमाग खराब नहीं होगा, मार दिए 21 पुलिस वालों को, भारतीय लोग, और क्या हो गया, आंदोलन, हिंसा। गांधी जी ने कहा देखा ये गलती कर दी, आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। तो भारतीयों में बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन लोग काफी लंबे समय तक, एकमात्र व्यक्ति तो थे ना गांधी जी, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं बदला, अंत तक एक ही बात पर टिके थे, सत्य और अहिंसा। तभी वो राष्ट्रपति बने। हमारे सिलेबस में महात्मा गांधी को कई जगह पर विलन बता दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है बेटा। परिस्थिति आपको या तो अच्छा बनाती है या तो खराब, वो परिस्थिति ही है। गांधी जी ने कई परिस्थितियों को ऐसे जगह पर फेस किया जहां आपका डिसीजन लेने में आपका हाथ काम जाता, समझ में आ रहा है। उस परिस्थिति के हिसाब से गांधी जी हो सकते हैं कि थोड़े बहुत गलत रहे होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो देश के बारे में नहीं सोचते। एक अकेला वन मैन आर्मी था वो, जो आखिरी तक टिका रहा और आखिर जान भी गंवाया तो देश के लिए। समझ में आ रहा है। पढ़ेंगे उसके व्यक्तित्व को, जो आप बचपन में पढ़ोगे ना, गांधी जी ऐसे है नहीं है बेटा। वैसे हंसी मजाक में लोग ऐसा कह देते हैं, पर आपको मैं सच्चाई बताऊंगा कि वास्तविक क्या है, क्यों हम ऐसा होता है। हाँ, एक दो जगह देख, इंसान से गलती नहीं होगी, क्या होता है, इंसान से गलती होती है ना, एक दो जगह मिस्टेक हुआ था, लेकिन इतना भी बड़ा मिस्टेक नहीं होता कि आप उसे देशद्रोही या आपका भगत सिंह राजगुरु के हत्यारे के रूप में संबोधित करें। गलती हुई थी पर हत्यारा वो नहीं थे, समझ आ रहा है। तो यहां तक समझिएगा। अब इतना साल चला, उतार चढ़ाव आया, कांग्रेस भी 2 भागों में टूट गया, सब चीज हो गया, लेकिन याद रखेंगे एक समय ऐसा आया कि बंगाल विभाजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो, आगे और पढ़ोगे, बस समाप्ति का डेट याद रखना। बंगाल विभाजन समाप्त हुआ है कब, आपका 1911 में। कब हुआ है आपका, अब यही सीक्वेंस में बताता बताता कहां आऊंगा, 11, तो वहां पर पूरा क्लियर होगा, क्योंकि क्यों बंगाल विभाजन समाप्त हुआ ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो बस याद रखना, समाप्त कब हुआ है आपका 1911 में, और समाप्ति की घोषणा किसने किया ये भी पूछेगा। तो याद रखना, इसकी घोषणा किए हैं ब्रिटेन के राजकुमार। कौन किए हैं, ब्रिटेन के राजकुमार, कौन, जॉर्ज पंचम। कौन थे बेटा, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। और इसकी पत्नी रानी मैरी, कौन थे आपका, रानी मैरी। दोनों भारत आए थे, इनका स्वागत हुआ। इन्होंने देखा बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, और बंगाल में जब अंग्रेजों का बहुत ज्यादा विरोध को देखते हुए उन्होंने घोषणा कर दिया कि एक काम करो, बंगाल से हटो, दिल्ली आओ, वहीं से दिल्ली हो जाएगा राजधानी भारत का, बताऊंगा, और यहीं पर बोलेंगे अब बंगाल को वापस क्या कर दो, एक कर दो। लेकिन कहते हैं ना, बात समझना, असम, बिहार, उड़ीसा बहुत परेशान थे, आपने उसको इधर रखा था। अब उनको जीने की क्या हो गई थी, आदत। अब वो चाह रहे थे कि बंगाल 1905 में जैसा था सही में वैसा नहीं था। विकास क्या हुआ था, बढ़ गया था, शिक्षा का दर बढ़ गया, रोड बन गए थे, लॉर्ड कर्जन वाला कॉन्सेप्ट लागू हुआ था कुछ हद तक, हालांकि उसका उद्देश्य कुछ भी रहा होगा, लेकिन काम सही हुआ था। लिटरेसी रेट बढ़ गया, डेवलपमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, सब चीज बढ़ गया था। तो बिहार, उड़ीसा और असम के लोगों ने कहा, देख भाई, हम लोग इतने दिन अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, मैनेज कर रहे थे, एक काम करो, अब हमको अलग ही रहने दो, अब हमको जोड़ो मत।
1912 में भारत में पहली बार ऐसा होगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होगा, गठन होगा। और 1912 में भारत के 3 राज्य बनकर टूटेंगे, जिसका प्रभाव बंगाल विभाजन था। बिहारी लोग क्या हो जाएंगे, बिहार, असमिया बोलने वाले असम, और आपका उड़िया बोलने वाले उड़ीसा। भारत में पहली बार ब्रिटिश भारत में 3 राज्य बने, पहला कौन सा, असम, बिहार और उड़ीसा। कब बनेगा, 1912 में। कब बंगाल विभाजन समाप्त होगा, 11 में। और 12 में लोग बोलेंगे हमको अलग कर दो भाई, हम लोग बहुत परेशान थे, अब नहीं कर सकते, इसलिए असम को असमिया भाषा, बिहार को बिहारी भाषा और उड़ीसा को उड़िया भाषा। इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछता है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो असम, बिहार और उड़ीसा 1912। स्वतंत्रता के बाद पूछेगा तो आंध्र प्रदेश आएगा, अलग उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। वो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर बनेगा, वो कैसे बना, क्यों बना, वो आपका रामलुलु जी ने क्या आपका अनशन किया, इस समय आपको बताऊंगा। तो इतना याद रखना है कि 1911 में बंगाल विभाजन क्या हुआ, समाप्त, किसके घोषणा पर, ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम और रानी मैरी। तो याद रखना एक एक लाइन को कि बंगाल वासियों का क्या प्रतिक्रिया रहा, अंग्रेजों का क्या प्रतिक्रिया रहा, ये हिंदू मुस्लिम एक को अच्छा ये यहां रखना, यहां पर एक बात और याद रखना कि ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया में एक प्रतिक्रिया पढ़ लिए, और दूसरा याद रखना बेटा, यहां पर ये लोग क्या करेंगे, कांग्रेस हुआ मुस्लिमों के बीच क्या डालेंगे, फूट, मुस्लिमों के बीच क्या डालेंगे, फूट डालेंगे, ठीक है, डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। और इसी का परिणाम है कि 1906 में क्या बनेगा, मुस्लिम लीग, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 1906 में क्या बनेगा, मुस्लिम। तो इनका क्या है, कांग्रेस को रोक नहीं पा रहा है, तो कांग्रेस को हराने के लिए एक नया सा संगठन बना दिया मुस्लिमों का, उसी को क्या कहा जाता है, मुस्लिम लीग। और ये कहां बनाएगा, जहां मुस्लिमों की मेजोरिटी क्या है, ज्यादा। स्थान घेरो, मैं ऐसा घेरा था, कहां, ढाका, इसीलिए मुस्लिम लीग कहां बनेगा, ढाका में। समझ आ रहा है। तो 1905 के बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, 1906। तब तक आप यहां पर नोट करिए इसको।